Hello, hello everyone. हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन. आवाज आ रही बच्चों मेरे को, मेरी आप सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही बेटा? सुन पा रहे हो आप मुझे? गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो आप सब? बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही, आ रही, आ रही. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बारिश हो रही बहुत ज्यादा? अच्छा अच्छा. अ, हल्द्वानी में हो रही है काफी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बैठ जाइए बच्चों, जल्दी से डिस्कशन शुरू करते हैं फिर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आज हाँ, कुछ बच्चे, कुछ पाठशाला शायद, या कुछ बच्चे शायद ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा. चलिए. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो बारिश मतलब वो एक तो एक वो होता है जहां पे बारिश थोड़ा अच्छी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एक लेवल होता है बच्चों बारिश का जब अच्छी लगती है थोड़ी, मतलब आराम से हो रही होती है. एक होता है कि बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर लगता है कब रुकेगी, है ना? तो शायद ये फेज आ गया है कि कब रुकेगी. हाँ, हर जगह मैं देख रहा हूँ. क्या बेटा? लेवल 2? शुरू कहाँ नहीं हुई है अभी तक, जौनपुर में? हाँ यार, गर्मी तो है यार, जब तक माहौल है, मतलब हुई नहीं है अभी. गुड मॉर्निंग. बोलिए बेटा. हाँ यार, मेरी तीसरी क्लास भी है आज. हाँ, तो मतलब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन. तो आज का भी डिस्कशन बच्चों पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन पे ही बेस्ड है ना? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही करेंगे हम लोग, जो कल कर रहे थे लास्ट क्लास में. थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ बच्चों की कल क्या किया था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल ब्रश अप करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा समय उसके लिए कम मिल पाया था, परेशान मत होइए. उसको वापस से कवर करेंगे. बोलिए बेटा. जी बच्चे, पूरा कवर होगा, मतलब जहां तक आज हो पाएगा वहां तक आएगा. हाँ बेटा, आज वाला पोर्शन भी आएगा, लेकिन आज मैं आपको कोई. जी, सर्कुलर मोशन ही पढ़ाएंगे. और हाँ, और इसमें हाँ फ्राइडे तक, लेकिन 2 क्लास और मिल गई तो थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाता है. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, देखिए, मैं पढ़ा दूंगा आपको सारा सर्कुलर मोशन, लेकिन जो आपको देखिए इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो आज का डिस्कशन होगा, जो कल हुआ है, उस सब की समझ आपको काम करेगी पेपर सॉल्व करने में. तो ये कहना कि आज से कुछ भी नहीं आएगा या आज का डिस्कशन आपको मदद नहीं करेगा बच्चों, ये गलत है. आप अगर आज देखेंगे तो डायनेमिक्स ही पढ़ने वाले हैं. मतलब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगाएं. अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफरेंट केसेस में, ठीक है, जैसे आपको कल का लेक्चर याद हो थोड़ा बहुत, तो पहले सबसे पहले डायनेमिक समझाते समय मैंने आपको सबसे सिंपल प्रॉब्लम लिया था कि एक ब्लॉक अटैच कर दिया था, उसको रोटेट कर रहे थे और मैंने पूछा था बताइए टेंशन कितना होगा. ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम. क्या बेटा? हाँ, कल तक ही मान लीजिए, लेकिन जो आज डिस्कशन करेंगे वो भी आपके लिए मददगार होगा, क्योंकि जो सवाल बनेंगे वो सब में आज का आप देखोगे कोई नई चीज नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, बट डिस्कशन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए करेंगे. तो आज का भी डिस्कशन जितना हुआ है वो सब मदद करेगा आपको पेपर सॉल्व करने में. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम था. फिर बच्चों इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा हम लोगों ने एक स्टेप ऊपर गए, 2 ब्लॉक अटैच कर दिए, फिर उसमें कर लिया. और इसका एडवांस करना चाहोगे बच्चों तो इसमें 3 ब्लॉक अटैच करके रोटेट कर दो. तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिचुएशन थी. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक पार्टिकल लिया और बोल दिया कि भाई यहाँ पे इसके पास कुछ स्पीड है, मास m है, बताओ टेंशन थ्रेड में कितना होगा. थोड़ा सा एडवांस, इसमें ग्रेविटी नहीं थी, इसमें ग्रेविटी भी आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गया. ठीक है. उसके बाद एक और बच्चों केस किया हम लोगों ने, जिसमें
जो पार्टिकल था वो वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा था, इस समय यहाँ पे स्पीड थी, है ना, कुछ थीटा था, और यहाँ पे पूछ दिया था कि बताओ टेंशन कितना होगा। तो एक स्टेप और गए, है ना, तो पहले ग्रेविटी नहीं थी, फिर ग्रेविटी इंट्रोड्यूस हो गया, फिर एक एंगल पे हो गया। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड की बात करी। तो बैंकिंग में दो केसेस पढ़े थे, एक तो नो फ्रिक्शन, ठीक है, और एक फ्रिक्शन वाला। नो फ्रिक्शन बच्चों दो केसेस थे, एक तो था कि अगर आप tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी है, ठीक है, आप कार को ले जा रहे हैं, तो अगर कार जा रही है आपको, तो कार को अगर आप चाहते हो कि सेफली टर्न ले जाए तो बैंक करना पड़ेगा रोड को, ठीक है, मतलब रोड, फ्लैट रोड में विदाउट फ्रिक्शन कार की टर्निंग पॉसिबल नहीं है। बाइक के केस में आप अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पे टिल्ट कर दो, जैसे वर्टिकल है, और अपनी साइकिल या अपनी बाइक को आप ऐसा टिल्ट कर दो, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी बाइक है, तो अगर वर्टिकल से आप थीटा एंगल पे टिल्ट करते हो तो फ्लैट रोड पे भी बाइक जो है टर्न ले जाएगी, आप अगर वी स्क्वायर बाई आर जी एंगल मेंटेन करते हो, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन के भी टर्न लिया जा सकता है। अगर कार से टर्न लेना होगा तो रोड को बैंक करना होगा, बाइक से टर्न ले रहे हो तो उसको एक फ्लैट रोड पे भी टर्न ले सकते हो, बस आप उसको थीटा एंगल टिल्ट कर दो, ठीक है। अब फ्रिक्शन के लिए बच्चों लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इस पे मैं चर्चा कर देता हूं कि अगर फ्रिक्शन है तो क्या फ्लैट रोड में टर्न ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रिक्शन है तो फ्लैट रोड में भी टर्न लिया जा सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई कर्व्ड पाथ है और यहाँ कार है, ठीक है, ये सेंटर है, टॉप व्यू बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, और ये सेंटर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है टर्न का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे म्यू है, ठीक है, और कार टर्न ले रही है कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए बच्चों कार की स्पीड v है, आप v स्पीड से कार चल रही है आगे, ठीक है, तो अगर कार को सर्कुलर पाथ में जाना है तो जो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ac, ठीक है, वो अंदर की तरफ होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? v स्क्वायर बाई आर। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर सकता है? देखिए बच्चों नॉर्मल और ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि ग्रेविटी इनटू द प्लेन लग रही होगी और नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, क्योंकि ये हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ग्रेविटी अंदर की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल और ग्रेविटी कभी भी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब अगर मैं साइड से देखूं तो बच्चों ये सिचुएशन है, ये कार है, अगर आप पीछे से देख रहे हो कार को, ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे, नॉर्मल ऊपर, है ना। अगर आप कार ऐसे जा रही है और आप यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, है ना, पीछे से देख रहे हो आप कार को, तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब इन दोनों की बच्ची रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर इस साइड है, तो ये दोनों फोर्स तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो बच्चे चूंकि फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार सीधी चली जाती, टर्न नहीं ले पाती। फ्रिक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट करेगा और फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम इज मास ऑफ कार, वी स्पीड ऑफ द कार डिवाइड बाय आर। तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? देखिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये है, अब इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम नहीं हुआ तो फिर ये कार टर्न नहीं ले पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए ना। मान लीजिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ऊपर चली गई, तो फिर बच्चों कार टर्न नहीं ले पाएगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे म्यू एम जी, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे v की वैल्यू बच्चों आ गई कि v शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है। अगर आपके कार की टर्निंग स्पीड म्यू आर जी से कम है तो कार टर्न ले लेगी, मतलब मैक्सिमम म्यू आर जी तक जा सकती है, उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा चली गई तो फिर कार टर्न नहीं ले पाएगी, क्योंकि मान लीजिए मैं समझाने के लिए ले रहा हूं कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, टर्न हो जाएगा। 10 मीटर से पर सेकंड से कोई भी कम वैल्यू, 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन आप 11 मीटर पर सेकंड से चले गए तो फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा। मान लीजिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 100 न्यूटन, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है, और आप 11 मीटर पर सेकंड से चले गए तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो होगा वो पहुंच जाएगा 110 न्यूटन। तो मैक्सिमम 100 है, अगर आप 11 मीटर पर सेकंड से चल गए तो रिक्वायर्ड 110 हो गया। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन को सपोर्ट मतलब इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो गाड़ी स्किड कर जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है।
तो बच्चों ये पूरा कल का डिस्कशन था। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है बच्चों, डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इस पे कुछ सवाल करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। बोलिए। नहीं समझा, फिर से बोलिए। राइट। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन आप कह रहे हो ऐसा होना चाहिए। सेंटर की तरफ कैसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, यही पूछ रहे हो? मतलब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ कैसे लग रहा है, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए एक रफ सरफेस नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें इमेजिन करिएगा। मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, आप बर्फ पे चला रहे हैं गाड़ी, टर्न आ गया, आप मोड़ना चाहते हैं, है ना, आप गाड़ी ऐसा मोड़ना चाहते हैं, तो आप स्टीयरिंग, मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आप स्टीयरिंग ऐसा करेंगे ताकि गाड़ी इधर मुड़ जाए। आपको क्या लगता है स्टीयरिंग इधर करने पे क्या गाड़ी मुड़ जाएगी? अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या लगता है आपको? बोलिए बेटा, जिन्होंने डाउट पूछा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, आप बर्फ पे गाड़ी चला रहे हैं, स्नो है, ठीक है, और आपको लेफ्ट की तरफ टर्न करना है, आपने स्टीयरिंग घुमा दी लेफ्ट की तरफ, गाड़ी मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी। नहीं मुड़ेगी, उसका कारण यह है कि जब आप टर्न लेते हो ना, तो जो टायर, गाड़ी का टायर है और जो रोड, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, वही उसको मोड़ने का काम करता है। अगर आप उस फैक्टर को हटा देंगे तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं। अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं और आप ऐसा टिल्ट कर दो, टायर ऐसे हो जाएंगे, पर फिर भी गाड़ी सीधा सीधा चलती चली जाएगी, गाड़ी मुड़ेगी ही नहीं। तो गाड़ी को मोड़ने का काम जो करेगा वो फ्रिक्शन करेगा। क्योंकि देखिए, एक और समझिए आप, जैसे हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, कि कोई भी चीज है वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज करना चाहती, तो ये कार भी सीधा ही चलना चाहती, कार नहीं चाहती कि वो इधर मुड़े, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो कार सीधा चलना चाहती है, तो फ्रिक्शन, बैक फ्रिक्शन आता है सेंटर की तरफ, ठीक है, जो उसको वापस से सर्कुलर ट्रैक में लेके आता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो कार की एक्चुअली जाने की टेंडेंसी, कार यहां से यहां जाना चाहती है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। फ्रिक्शन तो ऐसा जाना चाहती है, और फ्रिक्शन क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो कार यहां से यहां जाना चाहती है, पर कार को, फ्रिक्शन को लाना कहां पे, मतलब कार को अगर टर्न करना है तो कार को यहां होनी चाहिए ना। तो देखो आप, जो कार है वो सेंटर से दूर जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इधर लग के कार को वापस से यहां पे ले आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए बच्चों, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आएगी। ये होपफुली आप लोगों ने कल नोट कर लिया था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आ जाइए बच्चों, देखिए क्या आंसर लग रहा है आपको। अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न इन ऑर्डर टू, साइक्लिस्ट या बाइक वाले को जब भी टर्न लेना होता है तो, हाँ ठीक है बच्चों, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, जैसे साइक्लिस्ट है, ये वर्टिकल से ऐसा, साइक्लिस्ट ऐसे कुछ एंगल पे है, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, ग्रेविटी कुछ इस तरह से एक्ट करेगी, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लीजिए सेंटर इधर है, रेडियस, अच्छा बच्चों जिस साइड सेंटर होगा उधर ही टिल्ट होना पड़ेगा, रेडियस आर है। तो बताओ मुझे बच्चों, इन दो फोर्सेस, क्योंकि यही रियल फोर्स है, सूडो तो सेंट्रीफ्यूगल सूडो होगा, तो इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल का कंपोनेंट अलोंग सेंटर, यानी अगर ये बच्चों थीटा है तो एन साइन थीटा विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है ना? कुछ डाउट तो नहीं है ना बच्चों इसमें? क्या बेटा? रोड भी अगर थीटा एंगल पे बेंड हो, हाँ 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 हाँ, आते हैं उस पे, वो अगला केस है। ये तुम्हें समझ में आ गया ना यहाँ तक? उसके बाद वाला जो चीज पूछा वो अभी आज करेंगे थोड़ी देर बाद। बच्चों ये देखिए थोड़ा सा सवाल,
कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न। ठीक है, ऑप्शन बी, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर बच्चों प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है तो कार स्किड कर जाएगी, है ना। जैसे कि हम लोग केस कर रहे थे ना डिस्कशन, कि अगर आपने रिक्वायर्ड जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, इससे ज्यादा स्पीड से चले गए आप, तो कार बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन चाहिए वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, और कार जो है वो बाहर स्किड कर जाएगी। तो जो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे उसका आंसर बच्चों बी आएगा। A car moving on horizontal road may be thrown out of the road on taking turn due to the lack of proper centripetal force। एक और सवाल देखिए। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बताना चाहें बिल्कुल बता सकते हैं। तो सबका ही आ रहा है 5/8। ठीक। बच्चों बहुत कम बच्चों ने आंसर बताया है भाई, ये बहुत सीधा साधा सवाल है। उम्मीद है कि और ज्यादा बच्चे बताएं थोड़ा। कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं बच्चों, ऐसे नहीं चल पाएगा काम, सबको बताना पड़ेगा। ओके। और ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर बच्चों, और कर्व का जो रेडियस है वो 0.1 किलोमीटर दिया है। व्हाट इज द करेक्ट बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड। अच्छा पहले तो और बाकी चीजों पे चर्चा करने से पहले मुझे बता दो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा इस सवाल को हल करने के लिए। वेरी गुड। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बच्चों ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बच्चों एक चीज मैं लिख रहा हूं वैल्यूज, सही हो तो आप कह दीजिएगा सर सही है, गलत हो तो आप बताइए कहां गड़बड़ किया हूं। वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 60 दिया है, तो 60 इंटू 60, रेडियस की वैल्यू 0.1 है और जी की वैल्यू 10। बताइए सही है या गलत है। यूनिट नहीं, यूनिट नहीं कन्वर्ट किया है। कौन सा वाला यूनिट नहीं कन्वर्ट किया है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो अगर आप ये डाल के आंसर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। कारण इसका ये है कि ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये किलोमीटर है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, या तो आप इसको किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तरीका एक, या तो आप 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हमें आसान है, हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 60 इंटू 5/18। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 2 30, 2 9 और 3 10, है ना। 50/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 50/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2500/9 वी स्क्वायर। आर की वैल्यू बच्चों 0.1 किलोमीटर है, तो 100 मीटर। और जी की वैल्यू बच्चों 10, तो ये आप कैंसिल कर दो, 5 2 बच्चों 5/18। हाँ, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 5/18 आ जाएगा बच्चों। ये बैंकिंग एंगल होना चाहिए रोड का। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों समझ में आया आपने कहाँ गड़बड़ करी है और कैसे। चलिए अगला सवाल कराऊं बच्चों। ठीक, अगला सवाल देखिए।
बच्चों सबका सही आया भाई इस बार, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टेक टर्न around a curve of 30 meter radius on a leveled road. Coefficient of friction is given. All the information required to solve the problem is given everyone. सबको सॉल्व करना है भाई, कोई ऐसा नहीं हो जिसका आंसर ना आए। ओके, अंडर रूट 120। ओके ठीक ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए इसको? ठीक बच्चों, ऐसा v लेस देन और इक्वल टू म्यू आरजी, मतलब मैक्सिमम स्पीड जो बच्चों इसकी होगी वो म्यू आरजी होगी, अंडर रूट म्यू आरजी है ना। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.4, आर की वैल्यू बच्चों 30 है, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो बच्चों रूट 120 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठाइए। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए कहां पे गड़बड़ है। सिंपल, मैक्सिमम स्पीड म्यू आरजी होगी, उससे कम होनी चाहिए, तो वैल्यूज रख देंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इससे कम हुई स्पीड, मान लीजिए रूट 120 से कम है, मान लीजिए रूट 100 है, तो कार सेफली टर्न ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? और अंडर रूट 140 है तब बच्चों क्या होगा? स्किड हो जाएगी। तो बेटा स्किड होके सेंटर की तरफ आएगी या स्किड होके सेंटर से दूर जाएगी गाड़ी? सेंटर से दूर जाएगी, कर्व्ड पाथ को छोड़ देगी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा सवाल मैं आपको मैं बता दूं कि तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि तो बच्चों ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जो रोड की विड्थ है वो 8 मीटर है, तो बच्चों ये चीज 8 मीटर है और 1.28 मीटर हाइट है, यानी ये 1.28 मीटर। ठीक है, ये है। तो वेलोसिटी पूछा है फॉर विच द रोड इज मोस्ट सूटेड, किस स्पीड के लिए ये रोड यूजफुल है। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बताना चाहें बता सकते हैं। ओके okay. ठीक है, हो सकता है बच्चों थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में समय लग रहा हो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए, मतलब आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो जो सेफ स्पीड है वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा है। ठीक है, बेस्ट सूटेड स्पीड ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी है 40, जी की वैल्यू लेते हैं 10, और टेन थीटा बच्चों यहाँ से हो जाएगा 1.28 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि 40 और 10 400, तो 20 तो बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1.28 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यही है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। कितना कोई किया है क्या बच्चों, बता सकते हो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? और 8 को कैंसिल कर दें क्या? चलो एक सेकंड, तो 8 और ये 5 हो जाएगा है ना, और ये एक डेसिमल और हटा देते हैं तो ये 12.8 हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा 12.8 को 13 ले ले, 13 पचे 65, 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 बच्चों ऑलमोस्ट 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 8 मीटर पर सेकंड के बच्चों आसपास आएगा ना, थोड़ा सा कम आएगा 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट आ रहा है क्या? जैसे ये एक 8 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये 12.8, 12.8 इंटू 5 करेंगे तो 64 आ रहा है एग्जैक्ट। ओके ओके, मेक सेंस, सही है सही है। देखो अगर 5 इंटू 12.8 बचता है तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, तो ये 10 128/2 64 बन जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, हो गया हो गया। हाँ हाँ हो जाएगा। तो 8 मीटर पर सेकंड एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। कितने लोगों ने बच्चों निकाल लिया था 8 मीटर पर सेकंड? ठीक, गुड। किसी कुछ कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा। एक और सवाल बच्चों देखिए। मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे करिए सवाल, मैं लिख देता हूँ जो कैलकुलेशन किया था मैंने। तो जिनका भी आंसर आ जाए इस सवाल के लिए बता देना। ए, अभी तक बच्चों 2 ही बच्चों के आंसर्स आए हैं भाई, और लोग भी बताइए। बच्चों मुश्किल तो नहीं है यार सवाल, पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहे। कैलकुलेशन है क्या? ठीक है। नरनौल पाठशाला, नरनौल पाठशाला आया बच्चों आपका आंसर? नरनौल 03। ये बच्चों ये पिछला जो हम लोगों ने करा था लास्ट क्लास में, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ये मान लीजिए रोटेशन एक्सिस है, और यहाँ से एक थ्रेड कनेक्ट कर दिया है ब्लॉक के साथ, ठीक है, और टेंशन जो मैक्सिमम थ्रेड ले सकता है बच्चों, कह कि ब्रेक हो जाएगा अगर टेंशन 10 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा। तो जो टेंशन है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन से कम होनी चाहिए, ठीक, मतलब 10 न्यूटन को एक्सीड करेगा तो टूट जाएगा, यानी 10 न्यूटन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। टेंशन की वैल्यू बच्चों होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन से कम होनी चाहिए। सवाल में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों, ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है। तो मास कितना बच्चों 250 ग्राम है, 250 ग्राम बच्चों, मतलब 1/4 kg, ठीक है। तो एम और रेडियस कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1/10 है ना। तो बच्चों ये 40 ऊपर चला जाएगा, 10 पहले से, तो 400 बन जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 20 रेडियन पर सेकंड से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम ओमेगा हो सकता है 20 रेडियन पर सेकंड। ये कैलकुलेशन आई होप बच्चों समझ गए होंगे। 40 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर 400 से कम, तो ओमेगा 20 से कम। कितने बच्चों का आंसर आ गया था बेटा, हाथ उठाइए एक बार, मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, जौनपुर में कितने बच्चों का आ गया था 108? बच्चों मुश्किल लग रहा है क्या ये सवाल, ये जो हम लोगों ने करा अभी? बता सकते हो आपको कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है, ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पूछ सकते हो मुझसे। बाकी इस तरह के सवाल बच्चों आपको दिखेंगे यार पेपर में, है ना।
जो कल दे रहे हो पेपर उसमें भी दिख सकते हैं, और जिस तैयार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, नीट, है ना, उसमें भी आपको इस तरह के सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो आपको आना चाहिए यार अच्छे से। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों फ्रिक्शन की मदद से फ्लैट रोड में टर्न लिया था, अब बैंकिंग ऑफ रोड भी है और फ्रिक्शन भी है, तो किस तरह से कैलकुलेशन होंगी, क्या स्पीड होगी, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। हाँ जी बच्चों, करते हैं थोड़ा डिस्कशन, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। तो मान लीजिए बच्चों कुछ ये सिचुएशन है कि रोड कुछ इस तरह से है और कार टर्न ले रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको टॉप व्यू दिखाता हूं कि क्या हो रहा है, और फिर जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो बैक साइड से, बच्चों पीछे से देख रहे हो आप, और टॉप में बच्चों कुछ ऐसा हो रहा है, टॉप से देख रहे हो तो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि एक कार है, ठीक है, ये टर्न ले रही है, ठीक है, इसका सेंटर इधर है और ये ऐसा कर्व्ड रोड है और ये इस तरह से टर्न ले रही है, ठीक है। अगर आप बच्चों, ये तो टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देख रहे हो तो ये सिचुएशन है। अगर आप पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हो कार को, ठीक है, तो अगर आप पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सिचुएशन है कि कार आपको ऐसे दिख रही है, ये कार है, या कुछ इस तरह से ऐसे कार है, और कार कुछ ये बैंक रोड है और कुछ इस तरह से टर्न ले रही है ना बच्चों, ऐसा कुछ टर्न ले रही है, तो सेंटर इधर है, तो ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। तो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करें, इससे पहले मुझे सारे बच्चे बताओ तो एक बार, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ गई कि क्या है, कैसे टर्निंग हो रही है, बोलो। क्लियर है बच्चों सिचुएशन, किसी को कंफ्यूजन इसमें? ठीक, तो मैं ये हटा देता हूं बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए होगा। तो टर्न बच्चों कुछ इस तरह से हो रहा है। अब पिछले वाले केस की तरह जहां पे हम लोगों ने tan थीटा की वैल्यू v स्क्वायर बाई आरजी निकाली थी, सेम सिनेरियो है, बस एक चीज आ गई है बच्चों इसमें, इस बार ये स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल से बच्चों ये जो बैंकिंग है रोड की वो थीटा है कुछ थीटा एंगल पे है, ठीक है, और हमें कार को टर्न लेना है सेफली, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों कुछ इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस है, मतलब जो जिस कर्व पाथ में ये टर्न ले रही है वो रेडियस आर है। तो बच्चों सारे लगने वाले फोर्सेस को लिखते हैं हम लोग। तो बच्चों एक तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल लगेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स पे आते हैं बच्चों, उस पर थोड़ा सा हाँ चर्चा करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स पे। एक और फोर्स लगेगा अगर हम लोग मान लीजिए पार्टिकल के फ्रेम से ही फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो सूडो फोर्स लगेगा, किसकी किधर डायरेक्शन होगी बच्चों सूडो फोर्स की? राइट के साइड। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो बच्चों, कुछ बताना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो, बिल्कुल पूछिए। सूडो फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, ये पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिचुएशन है। अब बात आती है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या फ्रिक्शन नीचे लगेगा बच्चों, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कार किस स्पीड से लेके जा रहे हो। सर समझ नहीं आया कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये बच्चों देखिए, आप तो एक स्पीड आप निकाली थी v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बच्चों एक चीज बताना थोड़ा सोच के, कि जब हम लोगों ने इस स्पीड से कार को मूव कराया था, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी थी बच्चों या नहीं पड़ी थी? जब इस स्पीड से मूव कराया था, नहीं पड़ी थी। तो अगर आपकी कार फ्रिक्शन वाली सरफेस में, जहां पे फ्रिक्शन है वहां पे भी इस स्पीड को मेंटेन करते हुए जा रही है, तो कार के टायर्स और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जब इस स्पीड से कार जा रही है तो कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अगर इस स्पीड से कार जा रही है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो,
ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है फ्रिक्शन की। अब मान लीजिए आप इस स्पीड से ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक कहने के लिए मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आपने सॉल्व करी 10 मीटर पर सेकंड है और आप अपनी कार को 15 मीटर पर सेकंड से ले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इस वाली स्पीड जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कार सेफली टर्न ले लेगी, अगर आप उस स्पीड से ऊपर जाते हैं और आपकी सरफेस रफ है, ठीक है, तो मुझे बता दो बच्चों, जब इस स्पीड से ऊपर स्पीड से जाएंगे तो इस कार की स्किडिंग टेंडेंसी किधर होगी, किधर स्किड होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अगर आप इस स्पीड से ज्यादा जाएंगे तो कार की किधर स्किड होना चाहेगी बच्चों कार, अगर आप रिक्वायर्ड स्पीड से ऊपर ऊपर के साइड? अब बच्चों फ्रिक्शन की हमेशा टेंडेंसी रहती है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो फ्रिक्शन बच्चों तुरंत ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि जब आप अंडर रूट आरजी टेन थीटा ये जो स्पीड है इससे ऊपर जाते हो तो ये कार ऊपर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन तुरंत नीचे आ जाएगा ताकि रिलेटिव मोशन को रोक पाए। क्या क्लियर है आप सभी को? अब बच्चों आप स्पीड बढ़ाते गए, मतलब अंडर रूट आरजी टेन थीटा को तो क्रॉस ही कर लिया, तभी फ्रिक्शन नीचे आ गया। अब आप और बढ़ाते जा रहे हो स्पीड, जैसे जैसे स्पीड आप बढ़ाओगे कार की और ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्शन को और अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ऊपर जाने की टेंडेंसी को काउंटर कर पाए, ऊपर ना जाने दे ये कार को। आप स्पीड और बढ़ाते गए, फ्रिक्शन और बढ़ता गया। बट बच्चों फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट तक ही तो रोक सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कब तक रोक सकता है? जब तक कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो, तभी तक तो रोक पाएगा ना बच्चों, मानते हो? अगर ये फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है अगर ये मैक्सिमम को एक्सीड कर गया तो क्या बच्चों कार ऊपर की तरफ स्किड कर जाएगी? बोलो, स्लाइड हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कार स्किड ना करे, तो हम बच्चों निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम किस स्पीड से कार जाए कि ऊपर की तरफ स्किड ना करे, क्या मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए? तो वो सारा कैलकुलेशन बच्चों करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। तो बच्चों जो फोर्सेस लग रहे हैं, मैं चूंकि ये कार पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाया, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हूं कार को और उस पे सारे फोर्सेस लगाते हैं। तो नॉर्मल बच्चों कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी और एक सूडो फोर्स इधर लगाते हैं। ग्रेविटी के बच्चों दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट तो अलोंग द इंक्लाइन आएगा। बच्चों ग्रेविटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन आता है वो कौन सा होता है, साइन या कॉस? mg sin थीटा। बच्चों इसमें आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत याद रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बार यूज होता है। और जो उसके परपेंडिकुलर आता है वो कौन होता है बेटा? mg cos थीटा। अब हम चूंकि सूडो फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, इसका मतलब पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहुंच गए। जब भी आप इस टाइप की सिचुएशन में पहुंचो जहां पे पार्टिकल के फ्रेम से बना रहे हो और आपको पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में दिखाना है, या बच्चों आप इंक्लाइंड प्लेन में जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर सवाल में आपको फोर्सेस के कंपोनेंट लेने चाहिए। एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जहां जिस डायरेक्शन में आपका mg और नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा होगा बच्चों आपका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। हमेशा कंपोनेंट्स बच्चों आपके ऐसे ही आने चाहिए, ठीक है। तो अगर पार्टिकल के फ्रेम में ही आप देख रहे हो तो पार्टिकल को रेस्ट पे रहना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन की फोर्सेस और इस डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। तो बच्चों पहले आप परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन बताओ, नॉर्मल को कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं? नॉर्मल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी बच्चा आप में से बताना चाहिए। और कुछ नहीं आएगा बच्चों? और कुछ आ सकता है? एफपी का कंपोनेंट आएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो वेरी गुड, एफपी साइन थीटा। तो ये दोनों मिलकर के जो है नॉर्मल को बैलेंस कर। बच्चों देखते रहिएगा, इसका एक और पार्ट है, उसमें मैं बिल्कुल आपको कुछ मदद नहीं करूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इसमें सीख लीजिए सब, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते जाइए। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, नॉर्मल बराबर एमजी कॉस थीटा प्लस एफपी साइन थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, तो एफपी साइन थीटा इधर एक कंपोनेंट आ गया, ये एफपी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एफपी कॉस थीटा। तो बच्चों अगर ये जो
कार है, आप उसी के फ्रेम में हो तो वो तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब इस डायरेक्शन के फोर्सेस और इस डायरेक्शन के फोर्सेस दोनों बैलेंस रहेंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बच्चों बताओ मुझे कौन कौन से फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं, क्या लिखना चाहिए? तो मैं काम करता हूं बच्चों, mg sin थीटा और फ्रिक्शन एक साथ लिख देता हूं, बोलिए ठीक है ना? और ये दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? fp cos थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो। mg नॉर्मल जो है mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा के बराबर है, और mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन जो है fp cos थीटा के बराबर है। अब बच्चों आप चाहते हो कि पार्टिकल स्किड ना करे, यानी जो फ्रिक्शन होना चाहिए है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। ठीक है सर, फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों आप यहां से निकाल सकते हो, देखो इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी fp cos थीटा माइनस mg sin। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, और इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो बच्चों अगले स्लाइड में कंडीशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि जो हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अभी हम लोगों ने निकाला पिछली स्लाइड में, fp cos थीटा माइनस mg sin थीटा। मैं लिख देता हूं fp cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू होनी चाहिए कम मैक्सिमम फ्रिक्शन से। मैक्सिमम फ्रिक्शन बच्चों तुम लोग थोड़ा मदद करोगे क्या? कितना होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना बच्चों। तो fp देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, fp हो गया सूडो फोर्स यानी mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो बच्चों पूछ लीजिएगा, कोई कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये चीज कहाँ से आ गई। तो mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg साइन थीटा, ये कम होना चाहिए म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन बच्चों देखिए हम लोगों ने निकाला है हाँ mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा, mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा। तो बच्चों fp को लिख देता हूं मैं mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा ना। अब इसमें देखिए बच्चों दोनों साइड m m प्रेजेंट है, तो देखिए m m ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और हमें देखिए कैलकुलेट करनी है स्पीड कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से जाना है, तो v स्क्वायर वाले टर्म सारे एक साथ रख लेते हैं। तो v स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे देखिए म्यू v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस ऑफ हाँ साइन थीटा। और बच्चों देखिए ये म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू जी कॉस थीटा, और इधर भी बच्चों एक जी साइन थीटा टर्म है तो उधर चला जाएगा प्लस जी साइन थीटा हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई आर बच्चों कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू, यहां से बच्चों जी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आर को इधर भेज देता हूं और ये डिवाइड कर देंगे, तो आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आर जी ब्रैकेट के अंदर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये पूरी चीज बच्चों कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि बच्चों इसको एक प्रॉपर फॉर्म देना है तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू आर जी। कॉस थीटा से बच्चों इस वाले टर्म को भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करें, जब दोनों ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड। जब बच्चों cos थीटा से डिवीजन करेंगे तो म्यू cos थीटा से केवल म्यू बचेगा, क्योंकि cos थीटा चला जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बचे tan थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखिएगा cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। बच्चों जो v की वैल्यू आ रही है वो देखिएगा जरा, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर बच्चों म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखिए बच्चों मैं इस नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह का फॉर्म याद रखें, म्यू की जगह बच्चों मैं tan फाई रख दूंगा, और मुझे बताना जब म्यू बराबर tan फाई होता है तो फाई को क्या बोला जाता है। अगर म्यू बराबर tan फाई लिख दूं तो फाई, बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ रिपोज है ना।
तो म्यू की जगह बच्चों मैं tan phi रख रहा हूँ, तो देखिएगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, v लेस देन और इक्वल टू rg, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा tan phi प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan phi इंटू tan थीटा। बच्चों ये tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, बच्चों ये tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये बन जाएगा v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ब्रैकेट के अंदर या आप ऐसे लिखो आर जी tan थीटा प्लस फाई। तो बच्चों अगर आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बच्चों ये फाई मतलब ये 0 हो जाएगा, तो फाई 0 रखेंगे तो अंडर रूट आर जी tan थीटा बन जाएगा ना, ठीक है। तो v जो होगा आपका वो अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाई से कम होना चाहिए, यानी मैक्सिमम स्पीड जो आप बैंकिंग और रफ सरफेस में टर्न लोगे उसकी वैल्यू बच्चों आएगी अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाई। तो पहले tan थीटा ही रहता था, तो हमारी स्पीड जो है वो फिक्स रहती थी अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब बच्चों अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाइव, तो थोड़ा सा आपके पास स्कोप रहेगा स्पीड बढ़ाने का, एग्जैक्ट पिन पॉइंट वैल्यू से आप नहीं जाएंगे। तो पहले तो आप ये पूरा कैलकुलेशन लिखिए, है ना, मैं पिछली स्लाइड निकालता हूं, आप आराम से समझिए, लिखिए, बोलिए। tan क्या क्या कर रहे हैं आप? थीटा भी 45 ले लेंगे, फाइव भी 45 ले लेंगे, ऐसा? ओके, थ्योरेटिकली तो हाँ बेटा हो तो जाएगी, है ना। थीटा 45 डिग्री पर आप थीटा 45 डिग्री में एक तो इंक्लिनेशन भी काफी हो जाएगा, और दूसरा म्यू की वैल्यू tan फाइव, म्यू की वैल्यू मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसका, हाँ इसका आंसर करता हूं आपको, ठीक है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, है ना। हम्म। बच्चों आप ये नोट करिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए कि सर ऐसा पॉसिबल होगा या कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो। देखिए आप मान लीजिए कि अंडर रूट आर जी tan थीटा से जाएंगे, बच्चे जिन्होंने पूछा प्लीज माइक लिए रहिएगा। अंडर रूट आर जी tan थीटा से जाएंगे अगर आप, तो आपको फ्रिक्शन कितना लगेगा अगर आप ये स्पीड मेंटेन करते हैं तो? 0। अब आप चाहते हो कि मैं इस स्पीड से ना जाऊं, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से जाऊं, है ना, क्योंकि आप देखो हम, एक सेकंड बच्चों रुक जाइए, अभी स्लाइड बदलूंगा नहीं, अभी थोड़ी देर लिखने दीजिए सब। तो ये फ्रिक्शन 0 है। अब आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो कार की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा ताकि वो बाहर वाले मूवमेंट को रोक पाए। तो इस पूरे जो सॉल्विंग प्रोसेस है उसका पर्पस ये है कि हम मैक्सिमम स्पीड निकाल पाए, कितनी मैक्सिमम स्पीड से जाए कि कार ऊपर स्लाइड ना करे, ये मैक्सिमम है। अगर आप इससे स्पीड ऊपर कर दोगे तो कार ऊपर स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। एक सेकंड बेटा नोट कर लेने दीजिए सबको, नहीं तो, हाँ हाँ करिए करिए करिए। जो लोग लिख लिए हैं बच्चों, आप ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो इस स्लाइड को कंप्लीट कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां रख लीजिए और म्यू एस इंटू एन यहां पे रख दीजिए और फिर सॉल्व करिए। बेटा बोलिए। बच्चों एक सवाल आया है कि कल भी सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी,
तो ये जो फॉर्मूला निकाला है और पिछले वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है बच्चों, क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, बेटा समझ में आया आपको जिन्होंने पूछा था? चेंज कर दूं क्या स्लाइड? ठीक है लिखिए। ओके, चेंज करूं बच्चों, स्लाइड कर दूं? ओके, इसका बच्चों एक और पार्ट है जहां पे मिनिमम स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो कर सकते हो आप। फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स की तरह, हाँ फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करेगा। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कंपोनेंट दोनों मिलके सेंटीमीटर फोर्स। हाँ, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ हाँ, जैसे अगर जब जब पहले वाले केस में जब फ्रिक्शन नहीं था, केवल बैंकिंग थी, तो नॉर्मल सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था, नॉर्मल एक कंपोनेंट। जब बैंकिंग नहीं थी तो फ्रिक्शन करता था, अब दोनों है तो दोनों एक्ट करेंगे। हाँ हाँ, राइट, हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पार्टिकल के फ्रेम से करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है, इसलिए वो लेते हैं। बाकी आप करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। राइट, बच्चे जैसा आपके एग्जाम का नेचर है, इतनी टफ कैलकुलेशन तो आपको नहीं आएगी पहली चीज, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है तो मेरा सजेशन रहेगा केवल सर्कुलर मोशन के लिए आप पार्टिकल के फ्रेम से ड्रॉ करिए। ठीक है, हाँ, सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल के फ्रेम। बच्चों ये लिख लिया सबने, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक, अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट ये करना है कि आपको बताना है कम से कम स्पीड कितनी। ठीक, बच्चों जिन लोगों ने कर लिया है, जिन लोगों ने नोट कर लिया है, वो दिमाग लगाइए, कम से कम कितनी स्पीड हुई है, तो मैक्सिमम स्पीड ये होगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। कम से कम स्पीड कितनी हो? कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर थीटा 45 है और फाई की वैल्यू भी 45 है तो क्या इनफाइनाइट स्पीड से लेके जाएंगे? हाँ, थ्योरेटिकल है, मतलब फिर कोई अपर लिमिट नहीं होगी, बच्चे जिन्होंने भी पूछा था, कोई अपर लिमिट नहीं होगी, ले जाइए आप उतनी स्पीड से, बस आपकी म्यू की वैल्यू 1 हो और थीटा 45 हो। अब बच्चों आपको निकालना है कम से कम कितनी स्पीड से जाएं कि कार स्किड ना करे। लगा रहा हूं बच्चों अगली स्लाइड। अच्छा कर रहे हैं।
बच्चों लिख लिया, बढ़ चलें आगे। ठीक, अब आपको मिनिमम निकालना है बच्चों, है ना? मिनिमम के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग दिमाग लगाएं, कॉपी नहीं करना है। मैं सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है? मैं भी सॉल्व कर रहा हूं प्लीज, लेकिन आप लोग अपने से करें। बिल्कुल भी आप जहां पे आपको लगता है कि मदद लेनी चाहिए वो ले लीजिए, बाकी आपको खुद से करना है। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये एक्चुअली इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये करना है, ये वाला सवाल सॉल्व, कि मिनिमम कितनी स्पीड से ले जाएं। कि पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, tan थीटा माइनस tan फाई हो जाएगा। tan ऑफ थीटा माइनस फाई। हाँ हाँ, अंडर रूट आर जी tan ऑफ थीटा माइनस फाइव। tan ऑफ थीटा माइनस फाइव बेटा, है ना? tan ऑफ थीटा माइनस फाइव। फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा क्यों लगा दिया मिनिमम वाले केस में? क्योंकि हम इस स्पीड से नीचे जा रहे हैं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से नीचे जा रहे हैं, ठीक है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा से नीचे जाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब स्पीड घटाते जाएंगे, फ्रिक्शन ऊपर लगता जाएगा, ताकि वो कार के नीचे स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोक पाए। तो कम से कम कितनी स्पीड से जाए कि वो फ्रिक्शन रोक पाए, है ना? वो निकालना चाह रहे हैं।
जो देख लीजिए, किसी स्टेप में आपको लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया या हमें ऐसा क्यों करना है, तो आप पूछ सकते हो। बाकी सारी चीज आपके सामने है, कैलकुलेशन और सब कुछ। v की जो वैल्यू है अंडर रूट आर जी tan ऑफ थीटा माइनस फाइव से बड़ा होना चाहिए। बोलिए बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, आपकी आवाज बहुत धीमी आती है। हाँ हाँ, राइट। क्या 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 कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं भैया, तुम ये देखो, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हो, पहले फॉर्मूला चेक तो कर लो। tan a और tan ऑफ a माइनस बी tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। बच्चों लिख लिया सबने ये? जो लोग लिख रहे हैं बच्चों जल्दी, हाँ लिख लीजिए जल्दी से, फिर सवाल करेंगे इस पे एक। लिखिए जल्दी से। म्यू की जगह बच्चों हम लोगों ने tan फाइव लिख दिया है। यहाँ पे फाइव एंगल ऑफ रिपोज है। हाँ हाँ बिल्कुल। बच्चों एक सवाल करते हैं इसी पे, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बदल दूं क्या स्लाइड? लिखिए लिखिए। हम्म, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, पूछिए पूछिए। ठीक है ठीक है ठीक है। फोर सेम लगा रखा है उन्होंने। k1 x1 बराबर k2 x2। ठीक है, और क्या बताया बच्चों? मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ दिया है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर k2 x2 स्क्वायर, तो k x1 स्क्वायर, तो k x1 इंटू x1 लिख देंगे x1 स्क्वायर को। और
x2 k2 x2 स्क्वायर को k2 x2 इंटू x2 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, फोर्स बराबर लग रहे हैं ना F। तो जो भी रेशियो हो जाएगा वो x1 इस टू x2 के बराबर आ जाएगा, मतलब जो भी अच्छा K1 हाँ K1 ये दोनों अलग दे रखे हैं पर फोर्स बराबर लग रहा है ना, तो K1 x1 बराबर K2 x2 बराबर F के होगा, है ना। अच्छा एक्सटेंशन दे रखा है क्या किसी का, और फोर्स दे रखा है क्या, कितना क्या है। अच्छा बस सेम फोर्स दे रखा है ये बताया है। तो x1 इस टू x2 होगा, x1 को लिख सकते हैं हम लोग F अपॉन K1 और x2 को लिख सकते हैं F अपॉन K2, K2 बाई K1 आ जाएगा बच्चे, यानी U1 बाई U2 बराबर K2 बाई K1 आ जाएगा। बच्चों लिख लिया हो तो हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं कि कम से कम किसी स्पीड से जाए कि कार टर्न ले ले। तो जैसे आप स्पीड घटाते जाएंगे ना तो कार की नीचे आने की टेंडेंसी होगी, जैसे अंडर रूट आर जी टेन थीटा पे जाएंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, उससे आप कम जैसे ही करेंगे तो कार नीचे आने की टेंडेंसी रखेगी, तो फ्रिक्शन ऊपर रखेगा ताकि कार को नीचे आने से रोक पाए, ठीक है। तो इस वजह से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा इस केस में। बच्चों एक सवाल जिसमें आपको अप्लाई करना है, ये जो हम लोगों ने अभी सीखा है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सवाल में दे रखा है बच्चों की एक कार है जिसको टर्न लेना है, और ये लेवल रोड नहीं है बच्चों, ये बैंकिंग है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। तो रेडियस जो है टर्निंग का बच्चों वो 10√3 मीटर दिया हुआ है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0.27 दे रखा है, और बैंकिंग है बच्चों, है ना। रोड अगर आप साइड से देखेंगे तो बैंक्ड है रोड, और जिस एंगल पे बैंक्ड है वो 45 डिग्री है। जी की वैल्यू को बच्चों आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कि रेंज क्या है बच्चों, मतलब मिनिमम स्पीड आपको बताना है, मैक्सिमम स्पीड बताना है, जिससे कार को हम लोग रेंज बताना है आपको, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, कि कार को हम लोग ले जाएं वो सेफली टर्न ले पाए। और एक इंफॉर्मेशन और दी है बच्चों कि tan इनवर्स 0.27 इज इक्वल टू 15 डिग्री। सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों, अब बताइए आपको, आपको बताना है कि कम से कम कितनी स्पीड हो, मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सेफली टर्न लेने के लिए कार को। कोई चीज आपको लग रहा है कि सर ये नहीं पता है, पता होनी चाहिए, तो आप पूछ लीजिए। मिनिमम 100, मैक्सिमम 300। ओके, और बेटा किस स्पीड से जाए कि कोई फ्रिक्शन ना एक्ट करे। एक तो ये पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल ये है कि कितनी स्पीड हो सच दैट नो फ्रिक्शन एक्ट्स। मिनिमम है 10, मैक्सिमम है 30। ओके, मिनिमम 10 है, और हाँ हाँ, आइए बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाँ,
बच्चों अगर मिनिमम निकालने जाएंगे तो देखिए मिनिमम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडर रूट आर जी tan ऑफ थीटा माइनस 5। बच्चों चूंकि ये मिनिमम है, कम है, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, मैक्सिमम में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट आर की वैल्यू है बच्चों 10√3, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, और tan थीटा माइनस 5, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री है, और माइनस 5, आई बच्चों यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा। सर कैसे 15 डिग्री कैसे हो जाएगा? तो देखिए बच्चों tan फाई बराबर म्यू, ठीक है, तो फाई बराबर tan इनवर्स म्यू, यानी tan इनवर्स 0.27, और tan इनवर्स 0.27 की वैल्यू बच्चों 15 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ से फाई 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जरा, अंडर रूट ऑफ 10√3 इंटू 10, और बच्चों 45 माइनस 15 tan 30 का मतलब 1/√3, कैंसिल होकर बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड तो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है, और मैक्सिमम किस स्पीड से जा सकता है? तो बच्चों मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस 5। तो आर की वैल्यू बच्चों 10√3, जी की वैल्यू 10, tan 45, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों 10√3 इंटू 10, 60 डिग्री बच्चों वैल्यू √3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो बच्चों बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा, है ना। 10√3 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम होगी। तो बच्चों इसको √3 को मैं 1.7 ले लेता हूँ, तो ये 17 मीटर पर सेकेंड ऐसा आ जाएगा। हाँ, इसको बच्चों 1.732 ऐसा होता है ना, तो मैं 1.7 ले लेता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई करके 17 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये सेफ स्पीड है, मतलब आप कम से कम 10 मीटर पर सेकेंड से जा सकते हो, मैक्सिमम 17 से। अब बच्चों थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना। अगर मान लो मैं 20 मीटर पर सेकेंड से जाता हूं तो क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड से जाता हूं, मान स्लाइड हो जाएगा। सही बात है, किधर स्लाइड होगी? ऊपर की तरफ। ये बात सबको समझ में आती है बच्चों? अगर आप 17 को क्रॉस करेंगे तो कार ऊपर स्लाइड कर जाएगी, ठीक है, फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। और अगर बच्चों मैं 8 मीटर पर सेकेंड से जाता हूं तो फिर 8 मीटर पर सेकेंड से, हाँ, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी ना, सेंटर की तरफ, या आप बोल दो नीचे की तरफ, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, कितनी स्पीड से जाएगी कोई फ्रिक्शन ना लगे, इसके लिए क्या कहते हो तुम लोग? कितनी स्पीड से जाएगी कोई फ्रिक्शन ना लगे? अंडर रूट आर जी टेन थीटा बच्चों ये होना चाहिए। आर की वैल्यू 10√3, जी की वैल्यू है 10, और tan 45 की वैल्यू 1, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 10√3। हाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, है ना। तो अगर कार इस स्पीड को मेंटेन करते हुए जाती है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बिना फ्रिक्शन के रिक्वायरमेंट के कार टर्न ले लेगी। तो अगर बच्चों देखिए, अगर बैंकिंग है, ठीक है, तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अंडर बैंकिंग है और फ्रिक्शन है, दोनों चीजें हैं, हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कार ने ये स्पीड मेंटेन कर ली अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो फ्रिक्शन के बिना आए कार टर्न ले लेगी। सर इस केस में फ्रिक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन तब आता है जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी। अगर कार ऊपर की तरफ जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, कार नीचे की तरफ जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। मतलब अगर इस स्पीड से कम स्पीड से जाओगे, मान लो बच्चों ये 10√3 एक थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू आ जाती है कुछ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, ऐसे ही ले रहा हूं मैं कि 12 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए कुछ आ जाती है। थोड़ा बच्चों सोच समझ के आंसर करना। मैं जा रहा हूं 10 से ऊपर लेकिन 12 से नीचे, मान लो 11 मीटर पर सेकेंड से, फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? 11 मीटर पर सेकेंड से फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड डाउनवर्ड? डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी? देखिए 12 मीटर पर सेकंड से जाते तो कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, 12 से आपने कम कर दिया 11, यानी कार की स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर होगी बच्चों? नीचे की तरफ। फ्रिक्शन आएगा ऊपर की तरफ। कार की स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, 11 मीटर पर सेकंड के लिए। 12 से जाओगे कोई फ्रिक्शन नहीं, अगर 13 मीटर पर सेकंड जाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन नीचे लगेगा। 13 मीटर पर सेकंड पे कार ऊपर जाना चाहेगी, फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो
हालांकि बहुत ज्यादा शायद आपको इसमें डिस्कशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस स्पीड पे कोई फ्रिक्शन नहीं, ये रेंज होगी। अगर आप इससे ऊपर स्पीड से जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा रोकने के लिए, इससे कम स्पीड से जाओगे तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा फिर से रोकने के लिए। चलिए सवाल हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसी पे, देखिए जरा। कोई बात नहीं, सवाल कर लीजिए फिर से समझा। ओके ओके ए लग रहा है। चलिए एक एक करके बच्चों स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं, और आप लोगों ने जो अभी तक समझा है, जो भी सीखा है, उसके बेसिस पे आप बताइएगा। सही है सवाल। असर्शन कह रहा है देयर इज अ स्टेज व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स ऑन अ बैंक्ड रोड। तो बच्चों ऐसी कोई चीज हो सकती है, ऐसी कोई स्टेज आती है कि जहां पे बिना फ्रिक्शन के भी कार सेफली टर्न ले पाए। क्या बच्चों सारे मानते हो इस चीज को? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? तो ये देखिए, ये तो सही बात है, ये तो करेक्ट है। दूसरा पढ़ते हैं। ऑन अ बैंक्ड रोड ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन द व्हीकल टेंड्स टू रिमेन इनवर्ड्स विदाउट एनी चांसेस ऑफ स्किडिंग। कह रहा है कि अगर बैंकिंग है रोड में तो व्हीकल हमेशा इनवर्ड रहेगा और कभी स्किडिंग की चांसेस नहीं होंगे। क्या स्टेटमेंट सही है बच्चों या गलत है? गलत है बच्चों, ये स्टेटमेंट दोनों केसेस में, हाँ ये स्टेटमेंट दोनों केसेस में गलत है। जब फ्रिक्शन जीरो हो और फ्रिक्शन नॉन जीरो, देखिए फ्रिक्शन जीरो हो और आप इस स्पीड से थोड़ा सा बढ़ाओगे तो कार स्किड कर जाएगी। फ्रिक्शन नॉन जीरो हो तब भी उसकी एक लिमिट है। आप वी मैक्सिमम की जो वैल्यू निकाली है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस 5, अगर आप उससे ऊपर चले जाओगे तो इस केस में भी स्किड हो जाएगा। तो कार तो दोनों केसेस में स्किड कर सकती है, कह रहा है कि कभी स्किड नहीं करेगी, देयर इज नो चांस ऑफ स्किडिंग। तो बच्चों रीजन गलत है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? ठीक, अगला सवाल देखिए। बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना? दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे कार टर्न ले सकती है, ठीक है ना? बोलिए बेटा। हाँ आप ही पूछ रहे थे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं समझ में आई, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए जैसे अंडर रूट आर जी टेन थीटा से जाएंगे, इस स्पीड से जाएंगे तो कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। आप अगर इससे स्पीड ज्यादा करेंगे तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, ठीक है? और फ्रिक्शन कब तक संभाल लेगा? जब तक 17 से आप नीचे हो। अगर आप 17 को भी क्रॉस कर गए, आप 18 मीटर पर सेकंड से चले गए, तो फिर कार ऊपर स्किड कर जाएगी, फिर फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। अगर आप इस स्पीड से नीचे स्पीड से जाते हो तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ताकि नीचे की तरफ स्लाइडिंग को रोक पाए। कब तक रोक पाएगा? जब तक आप घटते घटते 10 तक ना आ जाओ। आप 10 से भी कम चले गए, मान लीजिए आप 8 पे चले गए, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन आपकी कार की स्किडिंग को रोक नहीं पाएगा और कार नीचे स्किड कर जाएगी, ठीक है? तो अगर इस स्पीड से ज्यादा तो फ्रिक्शन नीचे, इस स्पीड से कम तो फ्रिक्शन ऊपर। और कोई कुछ पूछना चाहते हो तो बच्चों पूछ लीजिए। क्लियर है सबको ये? ठीक, अगली हेडिंग डालिए। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम।
जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको इसमें ना और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। मान लीजिए बच्चों एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे एक थ्रेड से एक बॉल अटैच्ड है और आप उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन, यहाँ पे बॉल अटैच है ऐसे, ठीक है, और आप ऐसे घुमा रहे हो, ग्रेविटी है बच्चों, ठीक है। तो ये थ्रेड है मान लीजिए और यहाँ बॉल अटैच है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो। तो जो सिचुएशन बच्चों आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो सिचुएशन जो है बच्चों कुछ ऐसे दिखेगी, ये बॉल अटैच्ड है और ये कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में कुछ इस तरह से ये मूव कर रही है। बच्चों किसी को कुछ डाउट हो कि ये कैसा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे थ्रेड है, उससे बॉल अटैच कर रही है और ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे मूव कर रही है। हमें बच्चों ओमेगा निकालना है, ठीक है, कि किस एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड थीटा। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम इस पार्टिकल की ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों थोड़ी सी मदद कर दो, आप लोग क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इस पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही ड्रॉ कर रहे हैं। mg नीचे लग रहा है, और बताइए। टेंशन एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, और बताइए। fp, बहुत बढ़िया। बच्चों सेंटर इधर है, तो fp किधर लगानी चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट नहीं लगेगा बच्चे, राइट की साइड लगेगा। अच्छा, राइट साइड पे क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में सेंटर होगा उसके ऑपोजिट। तो सेंटर बच्चों इधर है ना, सेंटर इधर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो सेंटर के ऑपोजिट कुछ इस तरह से आएगा। अब बच्चों चूंकि पार्टिकल के फ्रेम से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो यानी पार्टिकल तो रेस्ट पे रहना चाहिए, यानी इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और देखिएगा कोई फोर्स रह जाए तो बताइएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये इस इंस्टेंट पे एक एंगल कुछ ले लेते हैं, थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल बच्चों थीटा हो जाएगा। तो क्या क्या कौन कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों, एक बार बताओ जरा। टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा, और टी साइन थीटा fp, यानी m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। ठीक, रेशियो ले लीजिए बच्चों। रेशियो लेंगे तो देखिए टेंशन से टेंशन कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर आ जाएगा। और m बच्चों, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखिए, तो इसमें रेडियस मान लीजिए थ्रेड लेंथ बच्चों l, ये सवाल में गिवन है थ्रेड लेंथ। रेडियस क्या है बच्चों इसमें, रेडियस किसकी लेनी चाहिए, क्या रेडियस लेनी चाहिए हमें? सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है बच्चों इसकी रेडियस लेनी चाहिए, है ना। तो ये रेडियस बच्चों किसके बराबर हो जाएगी? तो ये tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई, देखिए अगर आप बच्चों इसमें आपको, जैसे आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप ओमेगा स्क्वायर बराबर जी tan थीटा बाई आर रख सकते हो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर जी tan थीटा बाई आर, या ओमेगा बराबर बच्चों आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी tan थीटा बाई आर। बच्चों किसी को डाउट है क्या इसमें? क्लियर है ना सबको? हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू आप अंडर रूट जी tan थीटा बाई आर रख सकते हैं। बस आर का ध्यान रखिएगा, ये जो आर होगा बच्चों ये बराबर होगा किसके, एल साइन थीटा के। क्लियर है क्या? तो आर बराबर यहाँ पे आप एल साइन थीटा रख देना। तो अगर मैं आर बराबर एल साइन थीटा रखता हूं तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनेगा। याद रखने वाला तो याद रख लेंगे, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आर की जगह रख देंगे एल साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा बराबर अंडर रूट जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा।
अच्छा बच्चों एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पे हमेशा आपसे ओमेगा पूछेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। आपसे टेंशन भी पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए बच्चों आपसे, जैसे आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, आपसे सवाल में ओमेगा नहीं पूछ रहा, आपसे टेंशन पूछ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओमेगा रखोगे, आर रखोगे, तो आपको टेंशन की वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप बच्चों? देखिए, जैसे आपने ये सॉल्व किया, आपको ओमेगा की वैल्यू आ गई डिवाइड अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। पर सवाल में आपको हमेशा आपसे ओमेगा पूछेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है बच्चों आपको ओमेगा दे दे सवाल में और टेंशन पूछ दे, तो टेंशन कैसे निकालोगे? फिर आप ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हो ना, या आप इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हो, टी कॉस थीटा बराबर mg, या टी साइन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर सकते हो। देखो अगर टेंशन पूछेगा बच्चों, तो आप पहली वाली इक्वेशन को देखो, तो आप लिखोगे टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे बच्चों जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा, और इंटू आर की वैल्यू रख दोगे बच्चों एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से एल साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप टेंशन निकाल सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, कि ओमेगा पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के ओमेगा निकाल सकते हो। अगर टेंशन पूछे बच्चों, तो इस वाली इक्वेशन को यूज करके आप टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर है या कंफ्यूज हो गए हो? ठीक है, ऐसा नहीं, तो आप लोग, मेरे कहने का मतलब ये कि आप ये मत हो जाना कि केवल ओमेगा ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। टेंशन भी पूछ सकता है। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करोगे टी साइन थीटा बराबर एफ पी, वर्टिकल बैलेंस करोगे टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ओमेगा पूछे तो आप सीधा लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। टेंशन पूछे तो आपको इस इक्वेशन की मदद लेके फिर टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक सवाल कराऊंगा तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, तो नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बोलिए बोलिए। क्या क्या? इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में नोटिस करिए, है ना। तो साइन थीटा आप क्या लिखोगे? साइन थीटा लिखोगे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर ऑपोजिट है आर, हाइपोटेनस है एल, तो आर बराबर एल साइन थीटा। बच्चों कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। बाकी क्या पूछ सकते हैं, सवाल कैसे बन सकते हैं बच्चों, मैं अभी आपको कैलकुलेशन कुछ सवाल कराऊंगा। बोलिए। हम्म, लेकिन हाँ निकाल सकते हो, लेकिन आपको फिर ये थीटा पता होना चाहिए ना। ठीक है, थीटा पता होगा तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल। ठीक है, थीटा पता होगा तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल सही। निकाल सकते हैं बच्चे अगर थीटा पता है ना। देखिए इस प्रॉब्लम में बच्चों बस कोर चीज यही है कि ये दो इक्वेशन, अब इन दोनों को इक्वेशन का इस्तेमाल करके बच्चों आप टेंशन निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, जो भी सवाल में पूछे आप सब चीजें बता सकते हो। और रेडियस बस ध्यान रखना कि रेडियस एल साइन थीटा के बराबर होगी। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बेटा, अगर ओमेगा पता चल गया तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड आ जाएगा। बच्चों सवाल करा दूं फिर इस पे एक? लिख लो लिख लो।
हाँ हाँ, मैं यही हूँ, यही हूँ। मैं कराऊं क्या बच्चों सवाल फिर? ठीक है, देखिए बच्चों, एक सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और जो जो सीखा है उसको यूज करिए। इसमें ओमेगा दिया हुआ है बच्चों और टेंशन के बारे में पूछ लिया गया है, तो जो इक्वेशंस मैंने बताई थी आप वो लिख लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। बच्चों आया है क्या कुछ? ओके, ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? गुड। और कोई बताना चाहता है बच्चों? थोड़ा सा हेल्प करता हूँ बच्चों, सवाल आप ही को हल करना है, मैं बस थोड़ा सा मदद करता हूँ आपको। देखिए, टेंशन इस तरह से एक्ट करेगा, ग्रेविटी इधर से एक्ट करेगी और एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, दो आपको चीजें बताई थी, एक तो टेंशन का साइन कंपोनेंट वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, और टेंशन का कॉस कंपोनेंट ये एम जी के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों थीटा हमें दिया नहीं हुआ है सवाल में, है ना, थीटा नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट, हाँ, इसको नहीं लगा के डायरेक्ट निकाल सकते बच्चों, इसको नहीं लगाना चाहिए आपको क्योंकि थीटा नहीं पता है। थोड़ा इस पे नोटिस करिए और देखिए जरा इससे कुछ बन पाती है क्या बात। ओके, ठीक। पहली वाली इक्वेशन से बच्चों थोड़ा सा सोचिए आप, इससे पहुंच जाएंगे आप। ठीक। अम, देख लीजिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो बच्चों टी की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन थीटा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, एम ओमेगा स्क्वायर हमें सवाल में दे रखा है। तो ओमेगा देखिए बच्चों, ओमेगा की वैल्यू है 2/पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसको सबसे पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 × 2 4। ये एक्चुअल में 4 रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर करेंगे बच्चों 16 बन जाएगा। और आर, तो आर बच्चों एक्चुअल में एल साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, यहाँ से देखो आर जो है एल साइन थीटा के बराबर है, तो बच्चों यहाँ से फायदा ये होगा कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो टेंशन आएगा वो डायरेक्टली 16 ml के बराबर हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा आप जो पिछला हम लोगों ने किया था कॉन्सेप्ट, इसमें ये टेंशन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों, जैसे हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी G/L cos थीटा। बहुत सारे सवालों में जो टेंशन पूछता है, जैसे पिछला जो सवाल था वैसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसमें हम लोग टेंशन की भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के दिखा, टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह बच्चों लिख देंगे एल साइन थीटा।
तो यहाँ से देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी का स्क्वायर। बच्चों लिख लीजिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एम, हाँ फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। राइट, आप एक सेकंड, आपने लेंथ को 2 पाई आर ले लिया, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, आर को पाई ले लिया, उसका कारण क्या है? आर को पाई क्यों लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, आर तो कुछ भी हो, मतलब आर डिपेंड करेगा, ओमेगा नहीं ले सकते बेटा, आर को पाई नहीं ले सकते। चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो यहीं से प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय बच्चे। थैंक यू बच्चे। तीसरी क्लास मेरी है, हाँ मिस मत करिएगा, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। बाय बेटा। हाँ मैं कर रहा हूँ, स्लाइड बैक कर रहा हूँ। हाँ हाँ लिखिए लिखिए, बोलिए। 2/पाई नहीं थी यार, वो 2/पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यार देखो, हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ टर्न्स कर रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कल के पेपर में, हाँ चांसेस बहुत कम है बच्चे, सब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ हाँ, आप बताओ बेटा, अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिखता 2/पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट दिखता, तो आप क्या करते उसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन पर सेकंड? थोड़ा सोचो आप कैसे करते। देखो, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं बोलो? एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन एक चक्कर में? 2 पाई ना, बोलो बेटा। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, है ना? हाँ रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो एक, पहले एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और मिनट को सेकंड में चेंज कर दो तो पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है? अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट होता तो 2/पाई इंटू पाई बाई 30 कर। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।